हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुमन कुमार है और आज समास पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि समास क्या है, संधि क्या है, क्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम समास को पूरी डिटेल्स में जानेंगे, उसको अच्छी तरह से परिभाषा को जानेंगे। शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं तो परिभाषा तो हम लोग को याद ही है, फिर भी परिभाषा का भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो समास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपाउंड। समास को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कंपाउंड। दोस्तों, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कंपाउंड मीन्स क्या होता है? यौगिक। केमिस्ट्री में क्या होता है? कंपाउंड मीन्स यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। यौगिक कहा जाता है। यौगिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। उसी तरह हिंदी में क्या है? समास में क्या है? जब दो पद आपस में मिलकर एक नया पद बनाता है, तब उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास को संक्षेप भी कहा जाता है। दोस्तों, समास को क्या कहा जाता है? संक्षेप भी कहा जाता है। और संक्षेप का मतलब क्या होता है? सम्मिलन। संक्षेप का मतलब क्या होता है? सम्मिलन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सेनापति क्या दिया है? सेना का पति क्या हुआ? सेनापति हुआ। सेना क्या हुआ? प्रथम पद या पूर्व पद। पूर्व पद को ही प्रथम पद बोला जाता है। और पति जो है वो क्या हुआ? उत्तर पद हो गया। दो पद आपस में क्या हुआ? मिल गया तो क्या हुआ? समस्त पद हो गया। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिल जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? समस्त पद बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा? सेनापति क्या हो जाएगा? समस्त पद हो जाएगा। इसी तरह समास को हमने संधि किया है तो क्या हो गया है? सम प्लस आस क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। अब हम जानेंगे कि समास क्या है। हम लोग को भी याद होगा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम लोग को भी याद होगा कि समास क्या है। उसके अब परिभाषा को जानेंगे। जब दो पद या शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे समास कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे समास कहा जाता है। तब उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। जैसे विद्या का आलय, विद्या का आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। विद्या का आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। उसी तरह क्या हो जाएगा? देखिए, विद्या का आलय विद्यालय। इसमें क्या होगा? इसी तरह क्या होगा? राजा का पुत्र क्या हो जाएगा? राजपुत्र। पॉकेट को मारने वाला क्या हो जाएगा? पॉकेट मार। तो यहाँ पे क्या है? जब दो पद या शब्द, पद और शब्द क्या होता है? पद और शब्द दोनों एक ही होता है। जब दो पद या शब्द अपनी विभक्ति चिन्ह को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं, तब उसे समास कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे समझाए थे, ये प्रथम पद हो गया, ये प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। क्या हो गया? ये दोनों आपस में मिल गया तो क्या विभक्ति जो का जो है, ये विभक्ति चिन्ह को क्या किया? छोड़ दिया। और ये क्या किया? आपस में मिल गया। तो क्या किया? नया शब्द बनाया। क्या बनाया? सेनापति। सेना का पति, विभक्ति चिन्ह खो गया। का क्या हुआ? खो गया। और क्या हुआ? सेनापति। उसी तरह समास है, विद्या का आलय विद्यालय। का विभक्ति जो है क्या हुआ? खो गया। और दो शब्द क्या हुआ? आपस में मिल गया। विदा और क्या? आलय। क्या होगा? आपस में मिल गया तो क्या हुआ? विद्यालय।
अब हम समास के प्रकारों के बारे में जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? अव्ययभाव समास, दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास, तीसरा क्या होता है? कर्मधारय समास, चौथा क्या होता है? द्विगु समास, पंचमा क्या होता है? द्वंद्व समास, छठा क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के भी कितने प्रकार होते हैं? तो तत्पुरुष समास का 6 प्रकार होता है। समास के भी 6 प्रकार होते हैं और तत्पुरुष समास के भी कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब हम जानेंगे कि अव्ययभाव समास क्या है। तो अव्ययभाव समास उस समास को कहा जाता है जिस समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि यथाशक्ति कौन सा समास है, तो नहीं बता पाएंगे। जब तक नहीं पढ़ेंगे कि कौन सा समास है तो नहीं बता पाएंगे कि कौन सा समास है। तो हम आपको बता दें, यथाशक्ति हो गया प्रतिदिन, प्रतिदिन, बेकार, आप लोग तो बेकार नहीं बोल रहे हैं। यथाशक्ति, प्रतिदिन, बेकार, भरपेट, तो अव्ययभाव समास को पहचानने के लिए एक ट्रिक है। क्या है? जब हम कोई सी क्वेश्चन का आंसर याद करते हैं या कुछ भी याद करते हैं तो एक ट्रिक को अपनाकर क्या करते हैं? उसको याद करते हैं। तो अव्ययभाव समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है? जिस शब्द का, ये मान लीजिए शब्द है, यथाशक्ति क्या है? शब्द है। तो जिस शब्द के शुरुआत में यानी कि पहले क्या हो? यथा हो, प्रति हो, बे हो और क्या हो? भर हो। जिस शब्द के शुरू में क्या हो? यथा हो, प्रति हो, बे हो और भर हो, तब उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास कहेंगे। जैसे कि समास है, ये क्या है? इंटर के बच्चों के लिए भी है और मैट्रिक के बच्चों के लिए भी है। मान लिया जाए ये मैट्रिक के बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा है कि अव्ययभाव समास क्या है, तो हम लोग तो नहीं जानेंगे कि अव्ययभाव समास क्या है, ये कौन सा समास से पढ़े हुए थे। तो यहाँ पे ट्रिक अपनाइए। क्या अपनाइए? ट्रिक अपनाइए कि जिस शब्द के पहले यथा हो, प्रति हो, बे हो और भर हो, उसे क्या कहा जाता है? अव्ययभाव समास कहा जाता है। अगर एग्जाम में दे यथाशक्ति हो, प्रति हो, बेकार हो, भरपेट हो, बेईमान हो, तो बेईमान, तो क्या हो गया? बे, तो क्या हो गया? बे। बेईमान को सबसे, बेईमान जब लिखते हैं बेमान, क्या हो गया? तो शुरू में क्या आया? बे आया, तो क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, तो क्या इससे पहले बोले थे? उसका प्रथम पद प्रधान होता है, उसने यानी कि प्रथम क्या होता है? अव्यय होता है। तो अव्यय का मतलब क्या होता है? अव्यय। यहाँ पे हम बताते हैं अव्यय का मतलब क्या होता है? जो लिंग हो, पुरुष हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पर क्या होता है? अव्यय पर कोई फर्क, स्त्रीलिंग हो, लिंग हो, कोई भी हो, कारक हो, इसका अव्यय पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है या राम की बहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो प्रतिदिन पर कोई भी असर पड़ा? नहीं पड़ा। प्रतिदिन पर कोई असर पड़ा? नहीं पड़ा। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है,
या राम की बहन जो बोल रही है कि मैं भी प्रतिदिन विद्यालय जाती हूँ, तो देखिए तो प्रतिदिन पर कोई असर पड़ा नहीं पड़ा, तो अव्यय पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास क्या है। तो तत्पुरुष समास का परिभाषा क्या होता है हम सभी जानते होंगे, आप भी जानते हैं। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तत्पुरुष समास क्या है, वो उसमें क्या क्या आता है। तो तत्पुरुष समास जो है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, जो तत्पुरुष समास कहते हैं। आप हो सके तो कॉपी कलम लेकर नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्या बोले, इस तत्पुरुष समास का क्या है, अंतिम पद प्रधान होता है। क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे कि विद्या का आलय, विद्या का आलय, क्या हो जाएगा इसका, विद्यालय, विद्यालय, क्या हो जाएगा इसका, विद्यालय। क्या हुआ, विद्या का आलय, विद्यालय। सेना का पति, सेना का पति, क्या हो जाएगा, सेनापति, क्या हो जाएगा, सेनापति। इसी तरह हो जाएगा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र, क्या हो जाएगा, राजपुत्र। तो कहने का सेंस क्या हुआ, तो उसका क्या होता है, अंतिम पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, उसे क्या बोला जाता है, तत्पुरुष समास बोला जाता है। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेना का पति, तो किसका पति, सेना का पति। तो क्या हुआ, अंतिम पद क्या हुआ, प्रधान हुआ, तो क्या हुआ, सेनापति। और देखिए तो क्या है, का विभक्ति है, जो हम लोग शुरू में पढ़ते थे, कारक पढ़ते हैं, तो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये अपने विभक्ति चिन्ह को क्या करता है, खो देता है, अपने विभक्ति चिन्ह को खो देता है। और दोनों शब्द क्या होता है, आपस में मिल जाता है, दोनों शब्द क्या होता है, आपस में मिल जाता है और एक नया शब्द का बनाता है। क्या करता है, एक नया शब्द बनाता है, उसे क्या बोला जाता है, सेनापति। उसी तरह विद्या का आलय, क्या है, विद्या का आलय, का विभक्ति है, का विभक्ति क्या हुआ, खो गया, और ये क्या है, विद्या, और ये क्या है, दूसरा में आलय, वो दोनों क्या हुआ, मिल गया, तो क्या हुआ, नया शब्द क्या बनाया, विद्यालय, क्या बनाया, विद्यालय। उसी तरह भी हो जाएगा कन्या का दान, क्या हो जाएगा, कन्या का दान, यानी कि कन्या का दान, तो का विभक्ति उसमें से क्या हो गया, हट गया, और कन्या और दान दोनों क्या हो गया, मिल गया, तो क्या हो गया, कन्या का दान। उसी तरह फिर एक और हो जाएगा राजा की कन्या, राजा की कन्या, क्या हो जाएगा, राजकन्या, राजकन्या। देखिए राजा क्या है, कन्या, इसे पहले भी बोले थे, तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है, क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। तो किस, राजा की कन्या, किसकी कन्या, तो राजा की कन्या, तो क्या अंतिम पद प्रधान हुआ ना जी, क्या हुआ, अंतिम पद प्रधान हुआ, और क्या हुआ, की विभक्ति जो है गायब हो गया, और क्या हो गया, राजा और कन्या क्या हुआ, आपस में मिल गया, तो क्या हुआ, राजकन्या। तीसरा क्या है, कर्मधारय समास। तीसरा क्या है, कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या, कैसे उसको पहचानेंगे कि कर्मधारय समास है, तो उसमें क्या आता है, उपमा, और क्या आता है, विशेषण। विशेषण यानी कि उसकी विशेषता को बताता है, उपमा या क्या बताता है, उसकी विशेषता को बताता है। जैसे कि चंद्रमुख, चंद्रमुख, तो उसका मुख कैसा है, चंद्र का समान है, उसकी मुख कैसा है, चंद्र का समान है। देखिए क्या दे रहा है यहाँ पे, उपमा की बात आ गई ना। देखिए मुख, तो मुख कैसा मुख कैसा बता रहा है, तो चंद्र का समान बता रहा है, तो यहाँ उपमा वाली बात आ गई, ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा।
जिस शब्द में उपमा और विशेषण यानी कि विशेषता को बताता है उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। इसके पहचानने के ट्रिक क्या है, जिस शब्द में उपमा या विशेषण यानी कि विशेषता को बताता है वो क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे कि एक और बताते हैं, कमल नयन, कमल नयन। तो नयन, नयन यानी कि आँख, उसका नेत्र आँख कैसा है, कमल का समान है। आँख कैसा है, कमल का समान है। तो क्या उपमा वाली बात आ गई ना, क्या आया, उपमा वाली बात आ गई। ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। एक और बताते हैं, नील कमल, नील कमल, नील कमल क्या है, नील कमल। तो कमल कैसा है, नीला है। नील कमल, कमल कैसा है, नीला है। तो नीला क्या है, उसकी विशेषता को ना बता रहा है, नीला है। उसकी रंग, नीला क्या है, एक रंग है। तो उसकी क्या है, कमल कैसा है, तो नीला है, तो उसकी विशेषता को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अब क्या होगा, श्वेता, श्वेता, श्वेतांबर, सॉरी श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर। तो देखिए, तो अंबर एक नया शब्द, एक अपना शब्द है इसका, श्वेता। तो अंबर क्या है, श्वेत है। श्वेता, श्वेता यानी कि उजला। अंबर के कैसा है, उजला है। तो क्या आ जाएगा इसमें, विशेषता वाली बात आ गई। फिर से इसमें देखिएगा तो विशेषता वाली बता, इसकी क्या विशेषता को बता रहा है। अंबर कैसा है, तो उजला, उजला यानी कि श्वेत, श्वेता, श्वेता मतलब कि उजला। अंबर कैसा है, तो उजला है। तो ये क्या हो गई, विशेषता इसके बता रहा है। तो इस क्या आ जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास को पहचानने का सबसे आसान ट्रिक क्या है कि जिस शब्द में उपमा और विशेषण, विशेषण यानी कि विशेषता को बताता है उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कर्मधारय समास कहा जाता है। चौथा क्या है, द्विगु समास। चौथा क्या है, द्विगु समास। चौथा क्या है, द्विगु समास। द्वि, यहाँ पे क्या है, द्वि, इसका मतलब क्या हुआ, दो। इसका मतलब क्या हुआ, दो। दिखाई दे रहा है ना, इसका क्या हुआ, दो। क्या हो जाएगा, द्वि, द्वि का मतलब क्या हुआ, दो। दो का मतलब क्या हो जाएगा, दो का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए तो आप, अंक। दो का मतलब क्या हुआ, अंक। दो का मतलब क्या हुआ, अंक। और अंक का क्या कहते हैं हम लोग, संख्या। अंक को क्या कहते हैं, संख्या। अंक को क्या कहते हैं, संख्या। द्वि, द्वि मतलब क्या हुआ, दो। दो का क्या होता है, दो का क्या कहते हैं कि अंक। दो क्या है, वो अंक है। तो फिर अंक को भी क्या बोला जाता है, संख्या। तो जिस शब्द में संख्या वाली बात आए, जिस शब्द में संख्या वाली बात आए उसे क्या बोला जाता है, द्विगु समास। क्या बोला जाता है उसे, द्विगु समास। उसे क्या बोला जाता है, द्विगु समास। जैसे कि देखिए तो, चौराहा, चौराहा, चौराहा। देखिए तो चौराहा शब्द में क्या आ गया, चौ मतलब कि चार। चौ मतलब कि चार। इसमें क्या अंक वाली बात आ गई, संख्या आ गया ना। चौराहा, चौराहा कैसा है, क्या इसमें चार क्या हो रहा है, चौ यानी कि चार। किसकी बात कर रहा है, चार क्या संख्या को दर्शा रहा है। क्या कर रहा है, संख्या को दर्शा रहा है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसको पहचानने का क्या तरीका है, ट्रिक को अपनाइए। द्वि मतलब दो, दो मतलब अंक, और अंक मतलब क्या होता है, संख्या। अंक मतलब क्या होता है, संख्या। तो क्या है, आपको मैट्रिक हो या इंटर के एग्जाम में पूछ दें कि चौराहा, चौराहा कौन सा समास है, तो द्विगु समास है। तो कैसे जानेंगे द्विगु समास है, क्योंकि क्या इसमें चौ मतलब क्या है, चार। चौ मतलब क्या हुआ, चार। इसमें संख्या वाली बात आ गई, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विगु समास। उसी तरह यहाँ पे एक और बताते हैं, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र क्या हो गया, त्रिनेत्र। नेत्र कितना है, नेत्र कितना है, तीन है। त्रि मतलब
तीन। त्रि मतलब क्या हो जाएगा? तीन। तो नेत्र कितना है? तीन है। तो इसमें भी क्या हुआ? संख्या वाली बात आ गई। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और त्रिकोण, क्या? तो त्रिकोण, कोण कितना है? तो 3 गो है। इसे पहले बताए थे त्रिनेत्र, तो नेत्र कितना हो गया? 3। यहाँ पे क्या बोल रहा है? त्रिकोण। तो कोण मतलब क्या हुआ? एक शब्द है कोण, और त्रि मतलब क्या हो जाएगा? 3। त्रि मतलब क्या हो जाएगा? 3। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास। आपको अब कोई पूछ दे पंचमुखी एग्जाम में आपको पूछ दे कि पंचमुखी कौन सा समास है? पंचमुखी कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दे देगा। कर्मधारय समास दे देगा, तत्पुरुष समास दे देगा, बहुव्रीहि समास दे देगा, अब एगो द्विगु समास दे देगा। तो आप किसमें लगाइएगा? द्विगु समास में, क्योंकि पंचमुखी, तो मुखी क्या है? मुखी यानी कि मुख, क्या हो जाए? तो कितना है? तो पंच यानी कि 5, पंच यानी कि 5। फिर इसमें क्या आ गया? संख्या वाली बात आ गई। ये क्या हो जाएगी? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा।